नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और आज की जो मैं आपके सामने क्लास लेकर आ रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। और इस क्लास में हम आपके सामने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो 7 पढ़ रहे थे, आज उसका मैं आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, क्षैतिज रेखाओं के बारे में और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बारे में। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों पिछला सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाओ और उस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स वायुमंडल की दाब पौने के बारे में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। वायुमंडलीय दाब का वितरण के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका वितरण स्थानिक, दैनिक और मौसमी रूप से भिन्न भिन्न होता है। अब आप वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बहुत ही जानदार जानकारी मैंने आपके सामने लिख दी है। यहां पर मैंने आपको पहला ही पॉइंट दे दिया है कि वायुमंडलीय दाब का जो वितरण होता है वो स्थानिक आधार पर हो सकता है, वो दैनिक तापांतर के आधार पर हो सकता है, वो दैनिक स्थिति के अनुसार हो सकता है, वो मौसम के अनुसार हो सकता है। और हम कह सकते हैं दोस्तों कि सभी जगह एक समान नहीं रहेगा, सभी जगह बदलता रहेगा। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम वायुमंडल दाब के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके विवरण के अध्ययन करेंगे? आज हम वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, वायुमंडलीय दाब की हम बात करते हैं। और वायुमंडल दाब का हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्षैतिज घटक। कौन सा पढ़ेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण। सॉरी, सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ऊर्ध्वाधर विवरण। तो दोस्तों, आमतौर पर वायुमंडलीय दाब हर 300 मीटर ऊंचाई पर 34 मिलीबार की दर से ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। दोस्तों, यहां पहली लाइन मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, धरातल पर जो समुद्र का जो धरातल होता है, समुद्र का जो स्थिति घटक होता है, वहां पर वायुमंडल दाब की मैं बात करता हूं तो वो 1013.3 मिलीबार होता है। आगे लिखा गया है, उदाहरण के लिए आप देख चुके हैं कि चित्र दर्शाया गया है कि ऊंचाई दाब के वितरण को कैसे प्रभावित करता है। 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का दाब 550 MB तक कम हो जाता है, जो समुद्र तल के दाब का आधा होता है। बिल्कुल यहां पर लिखा गया है कि भाई अगर हम केवल 5-5.5 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई पर भी जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब लगभग जो समुद्र के तल का जो दाब होता है उसका आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय द्रव्यमान का आधा हिस्सा पृथ्वी की सतह और 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में स्थित होता है। यानी जितना भी सतह का वायुमंडलीय दाब होता है उस दाब का आधा दाब केवल मात्र 5.5 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। क्लियर? याद हो गया भाई सभी को? हाँ भाई, सभी साथियों को याद हो गया है। चलो दोस्तों, अब आगे क्या लिखा गया है उसके बारे में आपको अध्ययन करके बताता हूं। इस तरह 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का दाब लगभग 1 MB होता है और कुल वायुमंडलीय दाब में से 99.9% पृथ्वी की सतह के 50 किलोमीटर के भीतर स्थित होता है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे हमारे पास में आ रहा है वायु दाब और पवने। क्या आ रहा दोस्तों? वायु दाब और पवने। दोस्तों, आप यहां पर पहले इस डायग्राम का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं समुद्र तल की, दोस्तों अगर मैं बात करता हूं समुद्र तल की, तो समुद्र तल की अगर मैं बात करता हूं तो समुद्र तल पर वायुमंडल का जो दाब होता है वो 1001.3 MB होता है, लगभग ये होता है।
और जैसे आप यहां से ऊंचाई के साथ आप बढ़ते बढ़ते लगभग आप केवल 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ रहे हैं, आप लगभग केवल 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ऊपर जा रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा यहां पर वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा भैया, 656 MB हो जाएगा। इसका मतलब समुद्र का जो तल है उससे अगर आप 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल दाब लगभग आधा कम हो जाएगा। आगे लिखा गया दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज विवरण। अब हमने ऊर्ध्वाधर विवरण को अच्छी तरह से समझा है, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं दोस्तों वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज विवरण। अब दोस्तों क्षैतिज विवरण क्या होता है वो भी मैं आपको पूरा यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। क्षैतिज विवरण का मतलब होता है इस प्रकार, ये क्षैतिज अक्ष कहलाते हैं दोस्तों। ये जो लाइन में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारे पास में क्षैतिज अक्ष कहलाते हैं। अब दोस्तों देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं कि वायु दाब का वितरण समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। हमने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था समदाब रेखाएं क्या होती है। उम्मीद तो करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हर क्लास में नए जुड़ते हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं प्ले स्टोर में जाओ और हमारी ज्योग्राफी की पुरानी क्लासों को अवश्य देखो, ताकि हर टॉपिक और हर क्लास आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो समदाब रेखा का अर्थ होता है उस रेखा से होता है जो समान दाब वाले स्थानों को जोड़ती है। समदाब रेखा का मतलब उस रेखा से होता है जो समान दाब वाली रेखाओं को आपस में जोड़ने का प्रयास करती हैं। दाब वितरण के अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं कि दाब और तापमान के बीच एक दूसरे में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण कुछ कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। वायुमंडल दाब का जो क्षैतिज वितरण होता है वो कुछ कारकों द्वारा क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण होता है। क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण होता है। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है इसे हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। इसे अपन प्रमुख रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। उसमें से पहला नंबर आता है तापीय कारक और दूसरा नंबर आता है गतिक कारक। पहला नंबर आता है तापीय कारक और दूसरा हमारे पास में आता है गतिक कारक। पहला नंबर कौन सा आता है दोस्तों? पहला नंबर आता है तापीय कारक और दूसरा नंबर आता है गतिक कारक। दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ तापीय कारक के, तो तापमान की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वैश्विक स्तर पर स्पष्ट रूप से समान दाब वाली अलग अलग पेटियां मौजूद होती हैं। इस आधार पर पृथ्वी को 7 दाब पेटियों में विभाजित किया जाता है। यानी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल की बात करता हूं, तो इस पृथ्वी की जो सतह होती है इसको हम अलग अलग 7 पेटियों में डिवाइड करेंगे। कितनी पेटियों में डिवाइड करेंगे? इसको हम अलग अलग 7 पेटियों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 ये भूमध्य रेखा और उसके नीचे 1 2 3। इस प्रकार वायुमंडल की मैं बात करता हूं, हमारे इस ग्लोब की बात करता हूं, तो इस ग्लोब को मैं 7 पेटियों में विभाजन कर रहा हूं। आपने ग्लोब देखा दोस्तों? आपने ग्लोब देखा या नहीं देखा? सभी ने देखा ना ग्लोब? तो जो ग्लोब है उसको हम 7 पेटियों में डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां लिखा है तापमान की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वैश्विक स्तर पर स्पष्ट रूप से समान दाब वाली अलग अलग पेटियां मौजूद होती हैं। इस आधार पर हम पृथ्वी को 7 अलग अलग पेटियों में विभाजित करते हैं, जिसमें प्रत्येक गोलार्ध में 3 दाब पेटियां स्थित होती हैं। यानी ये मेरे पास में है विषुवत रेखा या जिसे मैं कहूंगा भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर भी 3 पेटियां होगी और इसके जस्ट नीचे भी 3 पेटियां होगी। तो प्रत्येक गोलार्ध में 3 दाब पेटियां होती हैं। एक पेटी दोनों गोलार्ध में भूमध्य रेखा के पास स्थित होती है। यानी एक पेटी कहां पर होती है? दोनों गोलार्ध के भूमध्य रेखा के पास में स्थित होती है। क्लियर हो चुका भाई? चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई यहां तक सभी को आ गया है? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। सबसे पहले भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों जो आपके सामने लाइन लिखी है मैं पहले लाइन पढ़ा देता हूं आपको, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं इस टॉपिक में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित होती है। यानी ये मैंने आपके सामने ग्लोब बनाया है, ये मैंने आपके सामने ग्लोब बनाया है
और ये विषुवत रेखा बना दी। ये क्या बना दी मैंने? विषुवत रेखा बना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि 5 डिग्री यहां से लेकर यहां तक, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ गया, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ गया, और इसी प्रकार नीचे भी यहां से लेकर यहां तक मैं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश लेता हूं। ये जो पैटी नजर आ रही है, ये पैटी आपको नजर आ रही है दोस्तों भूमध्य रेखी। ये पैटी जो आपको नजर आ रही है कौन सी आ रही है भैया? ये जो पैटी आपको नजर आ रही है, जीव में आपके सामने देखिए, मैं यहां पर डार्क कर रहा हूं, कलर कर रहा हूं मैं इसको। ये जो पैटी आपको नजर आ रही है, ये कौन सी है दोस्तों? ये हमारे पास में है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं तो इस पेटी का जो विस्तार होता है वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये क्षेत्र पूरे वर्ष तीव्र ऊष्मा उच्च तापमान प्राप्त करता है। यानी यहां पर क्या होता है कि सूर्य की लगातार सीधी किरणें पड़ती रहती है। यहां पर क्या होता है? सूर्य की लगातार सीधी किरणें पड़ती रहती हैं, इसलिए यहां का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। आगे लिखा गया है जिस कारण सदैव हवा गर्म हो जाती है और भूमध्य क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। यहां से जो गर्म हवा क्या होती है वो ठंडी हवा की तरफ आगे बढ़ना शुरू होती है, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ बढ़ जाती हैं। आगे लिखा गया है जिसके कारण यहां का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हवा की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति भूमध्य रेखीय क्षेत्र के सतह पर दाब कम बनने के कारण होती है। यहां पर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो जितने भी विंड होगी वो ऊपर की ओर मूव होगी, और इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो चुका भाई आगे सभी को? चलो आगे लिखा गया है इस निम्न दाब पेटी की स्थिति सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थिति के साथ बदलती रहती हैं। ये दोनों वायुदाब पेटियां दोनों गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से व्यापारिक हवाओं के अभिसरण का क्षेत्र हैं। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो चुका भैया आगे सभी को? अब आगे जो हम कल अध्ययन करेंगे दोस्तों, आगे लिखा गया इस क्षेत्र में हवाएं बहुत शांत होती हैं, हल्की होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए इसे हम शांत पेटी या डोल्ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। इस पेटी की स्थिति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। हो गया क्लियर? अब कल हम पढ़ेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? एक बार वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, फिर आप हमारे प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पर आरुष क्लासेस ऐप डाउनलोड करो और वहां पर आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? चलो भाई मिलते हैं अपन अगली क्लास में।